जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आपके तैयारी के साथ वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं आज 1 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा समय लग गया है, जो समय था अपना 10 बजे उससे ज़्यादा समय हो गया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि थोड़ा सा मैं और बेहतर तरीके से आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आना चाह रहा था। उसके जितना बेसिक्स हैं उनको भी इसमें कवर करना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। देखिए, आज हम लोग करंट अफेयर्स में यहाँ पे जीआई टैग पढ़ेंगे। जीआई टैग क्या होता है, अभी हाल ही में किनको मिला, प्लस यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लगातार न्यूज में है, तो इसके बेसिक चीजों को भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे जेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से असम के 4 जिलों का विलय हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद से रोगाणु प्रतिरोध, एंटी माइक्रोबियल रेसिडेंस AMR, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ओपन मार्केट सेल्स स्कीम OMSS, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है, सभी चीजों के बेसिक चीजों को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग गया। एक चीज और देखिए, यहाँ पे पिछले दिन मैं आपको ये 30 जून का जो करंट अफेयर्स था, यहाँ पे मैं आपको ये गलती से मैं बता दिया था। 30 जून यहाँ पे एंटर हो गया है। यहाँ पे आप 29 जून कर लेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। मैं अपने नोट्स में भी 29 जून लिखा हूँ, लेकिन देखिए क्या होता है, करंट अफेयर्स 30 जून का बना रहे हैं तो कई बार थोड़ा उसमें चला जाता है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसको सुधार लेंगे आप, 29 जून कर लेंगे, बाकी सारी चीजें सही हैं। और चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई का मतलब, ठीक है। तो ये अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या चीजों को मिला है। अमरोहा ढोलक, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझेंगे आप धीरे धीरे करके, यूपी वाले खास करके थोड़ा ध्यान देंगे इसको, ठीक है। अमरोहा ढोलक, उसके बाद से संभल होम क्राफ्ट, फिर महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकसी, उसके बाद से बागपत होम फर्निश, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, और कालपी हैंडमेड पेपर। तो इन सभी चीजों को अगर याद हो जाता है तो याद रखिएगा, और खास करके स्टेट पीसीएस वाले लोग याद रखेंगे, ठीक है। यूपी स्टेट पीसीएस वाले लोग को ज्यादा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग क्या है, एक भौगोलिक सांकेतक है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग अभी कोई भी ऐसा सामान खरीदते हैं तो उसका एक पहचान रहता है, एक सिंबल रहता है, वैसे ही सिंबल है, यह टैग है। और ये टैग किसके ऊपर है, कुछ खास यूनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ये टैग्स लगते हैं, ठीक है। ये टैग लगता है, तो हम लोग उसको देखिए अभी समझते हैं आगे। देखिए ये उन उत्पादों या प्रतिष्ठा जिनको, मतलब उन उत्पादों पे लगता है जिनको एक तरीके से जो उत्पाद है वो प्रतिष्ठित है, मतलब वो ज्यादा ही उसके अंदर कुछ डिफरेंट गुण है, तो उनको हम लोग जीआई टैग में रखते हैं। जैसे कि वो प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, यूनिक होना चाहिए। ये सब कुल मिलाकर के बात यूनिक होना चाहिए, ठीक है। उस जगह का भौगोलिक क्षेत्र, उसी के अंतर्गत उसका अधिक महत्व होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को फिर वहीं का एक टैग, जैसे कि हम लोग कॉपीराइट बोलते हैं ना, कॉपीराइट, उसी टाइप का ये कॉपीराइट है। तो ये कॉपीराइट उस क्षेत्र के, उस जगह के, ठीक है, उस जगह को मिल जाता है, उस राज्य के अंतर्गत। फिर वहीं पे वो चीजें स्पेशली रूप से यहाँ पे उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। जीआई टैग का उपयोग किसी विशेष उत्पाद के लिए प्रमाणन प्रदान करने के लिए इसमें किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए पारंपरिक तरीकों से का पालन करके उत्पादित किया गया हो, या अद्वितीय गुण प्रदर्शित करता हो, या भौगोलिक उत्पत्ति के स्थान के कारण विशिष्ट प्रतिष्ठित प्राप्त किया हो, प्रतिष्ठा प्राप्त किया हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। प्लस एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो जीआई टैग होता है, अगर किसी वस्तु को मिला हुआ है, चाहे किसी भी चीज को मिला हुआ है, तो उसका जो वैलिडिटी होता है वो 10 साल का होता है, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या है, बेसिक चीजों से यही सब बनते हैं। ये सब बनेगा तो आप बना लेंगे कि हाँ किसी वस्तु को कोई भी अधिक महत्व क्यों देगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उसमें यूनिक होगा, उस जगह का विशेष होगा, प्रतिष्ठित होगा, प्राकृतिक नेचुरल मतलब नेचर के विरोध में नहीं होगा, उसके पक्ष में होगा, नेचर के पक्ष में होगा। तो इन सभी चीजों को ही ध्यान में रख करके, ठीक है, ये टैग देते हैं। तो ये सब आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जैसे ये कंडीशंस हो गया 10 साल, आगे मैं और बताता हूँ इसके बारे में। देखिए ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को ये एक्ट लाया गया, ठीक है। इसी एक्ट के थ्रू 2003 से जीआई टैग मिलना शुरू हुआ, ठीक है। कौन जीआई टैग देता है, तो वाणिज्य मंत्रालय विभाग के अंतर्गत इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनने के लिए जो भी चीजें आप यहाँ से पढ़ लिए हैं नोट्स में अच्छे से ऐड कर लीजिएगा, यदि आप ऐड नहीं किए होंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में पहले पिछली बार भी बताया था, लेकिन क्या लगातार न्यूज में है। और अभी ये बताया जा रहा है कि ये जो देवरीगढ़ है ना, ये हर जगह पे लगभग हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस टाइप से न्यूज में सुनते हैं कि अब एक ही जगह पर यहाँ पे मानव भी है, यहीं पे जीव जंतु है, तो टकराव होगा ही, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मानव थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, तो यहाँ तस्करी का मामला शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये भी कंडीशन था, ये जो सेंचुरी है इसमें। और साथ ही साथ कई बार क्या होते थे कि जानवर भी हावी हो जाते थे यहाँ पे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो जानवर है यहाँ पे बताऊंगा मैं उन सभी चीजों के लिए यहाँ पे। तो ये दोनों एक दूसरे से टकराव होता था। तो अभी न्यूज में ये आ रहा है कि ये जो जगह है, ये जो सेंचुरी है, यहाँ के जो लोग थे ना, उन लोगों को सबसे अधिक अभी तक का भारत में जितने भी सेंचुरीज हैं उन सबसे अधिक लोगों को यहाँ पे शांतिपूर्वक उन लोगों को यहाँ से उनका दूसरा स्थान परिवर्तन कर दिया गया है उनका। तो इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। देखिए कभी भी आप न्यूज का कुछ भी आपको प्रश्न जो बनता है, आप देखेंगे कहाँ से बनता है, उसके बैक पोर्शन से बनता है, बेसिक चीजों से बनता है ना। उसके बेसिक को आप जानेंगे। जैसे हम लोग अभी यहाँ पढ़े तो हम लोग क्वेश्चन बनता है कि ये देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, या किस क्षेत्र में स्थित है, किस नदी किनारे स्थित है, उस वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, अगर कोई क्रिटिकल जीव है तो उसके बारे में प्रश्न पूछ लेता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत बड़गढ़ जिला है। हीराकुंड बांध वहां पे है, और वहीं पे किनारे ये हीराकुंड बांध, यहाँ पे ये शायद आपको नहीं दिख पाएगा, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ से ये इस तरीके से ये जो बांध है ना, ये एक बार बताइएगा, शायद मैं यहाँ पे कहीं एंटर कर दिया होगा, कि ये जो बांध है, हीराकुंड बांध है, वो कौन से नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये बड़गढ़ जिला है, ये उड़ीसा का, उसी के अंतर्गत यहाँ पे ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये डैम के किनारे में, जस्ट किराने में, वहां पे टच है पूरा उसका। तो इस जगह इस क्षेत्र में है ये, ठीक है। लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें वन्य जीव प्रभाग ने ग्रामीणों को वन्य जीवों के नुकसान पहुंचाने से रोकने और उनके माध्यम से परिदृश्य से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए देवरीगढ़ 48 की शुरुआत की थी। ये एक देवरीगढ़ 48 इनिशिएटिव करके इसको शुरुआत किया गया था, ये एक पहल है। इसमें ये जो यहाँ से मेन ज्यादातर लगता है, अभी उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है, किस चीज के लिए शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो पहल है, ये इसलिए किया गया था ताकि जितने भी वहाँ पे सिक्योर जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी को संरक्षण प्रदान किया जा सकते, प्लस वहाँ पे रहने वाले लोगों का भी उसमें निगरानी भी कर सके कि कोई हार्म तो नहीं कर रहा है उन लोगों को, है ना। तो इस तरीके से मामले चीजों को रोकने के लिए
ये जो डिब्रूगढ़ 48 पहल की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से देखिए एक थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक महत्व भी है कि ये जो अभ्यारण्य है ना, यहाँ पे वीर सुरेंद्र साई ये ब्रिटिश के खिलाफ बेस कैंप बनाए थे। ठीक है, इतिहास में ये चीजें भी इसलिए भी थोड़ा सा ये डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व के कारण से भी। आप देखिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भारतीय बाइसन यहाँ पे है और जंगली सुअर और सांभर ये लोग यहाँ पे है, इनका ये मुख्य स्थान है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे वनस्पति किस टाइप का होता है, तो शुष्क पर्णपाती टाइप का यहाँ पे वनस्पति होता है। ठीक है, हीराकुंड बांध है वहां पे, तो हो सकता है वहां से कुछ संबंधित बातें पूछ ले। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी, कंक्रीट और चिनाई के एक मिश्रित संरचना से ये बनाया गया है और ये भारत का सबसे लंबा प्रमुख मिट्टी का बांध है। यह यहाँ पे भारत की आज़ादी के बाद से शुरू की गई पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है और इसका जो परिचालन है वो 1957 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आसपास जितने बेसिक चीजें हम लोग उसको कवर कर लिए हैं, आप भी अपना नोट्स में अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये जेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ये अभी न्यूज में है। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इस मीटर वेव का इस स्कोप टेलीस्कोप है ना, तो इसको अभी लगातार ये सेटल किए हुए हैं। कहाँ पे किए हुए हैं, तो ये पुणे में खोड़ार करके एक जगह है ना, पुणे में, वहां पे ये सब चीजों को लगा। हम लोग सारी चीजों को अभी पढ़ेंगे। तो हुआ क्या है कि वहां पे उसको लगाने के बाद से अंतरिक्ष में कुछ घटनाएं देखने को मिली। तो उसी चीजों के कारण से ये जो टेलीस्कोप है ना, ये टेलीस्कोप अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चित हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ये जेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इसको कहा जाता है, इसका जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं GMRT टेलीस्कोप। ठीक है, देखिए ये पल्सर है। पल्सर जो है ना, खास करके इस तरीके का नाम याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आ जाता है कि पल्सर किससे संबंधित है। ठीक है, तो पल्सर बाइक वाला पल्सर नहीं है यहाँ पे, ये एक न्यूट्रॉन तारा है। ठीक है, और इसी में कुछ हलचल दिखा है इसके थ्रू। ठीक है, GMRT टेलीस्कोप के थ्रू ये देखने को मिला है कि पल्सर जो एक न्यूट्रॉन तारा है, इसमें थोड़ा बहुत हलचल वाइब्रेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो हम लोग पल्सर को याद रखेंगे। पल्सर का यहाँ पे देख लीजिए पल्सेटिंग रेडियो सोर्सेस है इसका, अगर हम लोग वृहद नाम देखे तो। उसके बाद से देखिए ये अत्यधिक चुंबकीय आकर्षण प्रदान करता है, मतलब इसमें आकर्षण होता है उस तरीके से। कौन, ये पल्सर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद से देखिए अपनी चुंबकीय ध्रुवों से विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। कौन, पल्सर। ठीक है, तो पल्सर के बारे में दो बातें, खास करके तीन बातें बल्कि। एक न्यूट्रॉन तारा है, खास करके ये चीजें तो याद रखेंगे ही क्योंकि उसके इतना भी बेसिक से ही पूछ लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग 2 पॉइंट और ध्यान में रखेंगे कि इसमें अत्यधिक चुंबकीय आकर्षण होता है इसमें, प्लस चुंबकीय ध्रुवों से विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। ठीक है, एक और वर्ड इसी में है कि ये क्वासर। ठीक है, जो क्वासर है ना, ये ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तु में से एक है और इसकी रोशनी इसके आसपास की आकाश गंगा के सभी तारों की तुलना में अधिक होती है। तो ये क्वासर भी इसी के साथ है, न्यूज में रहता है, तो इसलिए ये दोनों को याद रखेंगे, पल्सर और क्वासर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये जेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, देखिए GMRT ये 25 किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है पुणे के अंतर्गत। वहां पे पूरा 25 किलोमीटर तक एक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 30 टेलीस्कोप रखा हुआ है वहां पे। ठीक है, परवला कार्य मतलब पैराबोलिक। ठीक है, इस आकार में इसको रखा गया है। तो रेडियो दूरबीनों का एक श्रृंखला है ये। हम लोग अगर यहाँ से प्रश्न बने GMRT टेलीस्कोप के बारे में, तो ये क्या है, एक 30 टेलीस्कोप का एक श्रृंखला है। ठीक है,
और ये जो श्रृंखला है ना, ये सभी दिशाओं में घूम सकता है। कोई एक टेलीस्कोप है, अगर उसको गलत ऑप्शन बनाना हो तो इस तरीके से बना सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए संचालन इसका कौन करता है, तो संचालन कौन करेगा, राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि टाटा का मूलभूत अनुसंधान संस्था है, संस्था का एक हिस्सा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किसके द्वारा होता है, और ये कहाँ पे है, मैं पहले बताया था, खोड़ार पुणे में, ठीक है। देखिए ये जो टेलीस्कोप है ना, ये विश्व की सबसे संवेदनशील दूरबीनों में से एक है, ठीक है, और भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा भारत में ही इसको तैयार किया गया है। इसके सारे पार्ट्स, इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जितने हैं, उन सभी चीजों को भारत में ही बनाया गया है। तो यहां से प्रश्न आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अब देखते हैं। देखिए असम के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 जिलों का अलग अलग प्रखंडों में या जिलों में उसमें उसको विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो उसी को हम लोग थोड़ा देखते हैं, ये न्यूज में है, और कौन कौन से जिले हैं। देखिए एक है विश्वनाथ, ठीक है, ये इसको सोनीतपुर में इसको मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद से होजई, ये नौगांव में मर्ज कर दिया गया है। बजाली, बारपेटा में इसको मर्ज किया गया है, और तमुलपुर, इसको बक्सा में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। इसका मैप भी हम लोग देखेंगे, उसको मैप मैं अगली बार लेकर के आऊंगा। इसको मैप हम लोग बार बार थोड़ा सा असम के बारे में देखना पड़ेगा। अभी लगातार न्यूज में है क्योंकि देखिए अभी इसका क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा, इसका क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा, तो इसलिए अभी लगातार चलता रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं याद रखने के लिए मैं आपको ये बता दिया हूँ। मेन चीजें, इसके बेसिक चीजों को हम लोग को पढ़ना है कि देखिए अभी जब अब इस तरीके से मर्ज होने के बाद से जो असम के अंतर्गत जिलों की जो संख्या है ना, वो 25 से घट करके 31 हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। और 27 दिसंबर को चुनाव आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया की घोषणा की थी। मतलब अब हम लोग इस क्षेत्र को फिर से परिसीमन करेंगे। परिसीमन का अर्थ क्या है, देखिए किसी क्षेत्र में जनसंख्या है, अब जैसे ये एक राज्य है, ठीक है, तो इस राज्य में हर जगह पे अपनी अपनी एक मतलब बहुत सारी इसमें जनसंख्या है, सब लोग अपना अपना परिवार, अपना अपना समूह है उनका। तो अब इस तरीके से जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये राज्य है, तो अब इसके अंतर्गत राजनीतिक क्रियाएं शुरू होंगी। तो राजनीतिक क्रियाएं किस तरीके से शुरू होंगी, उनका वोट किस तरीके से निर्धारण किया जाएगा, राज्यसभा लोकसभा में जो सीटें, विधानसभा में जो सीटें हैं, उन सभी का निर्धारण कैसे होगा। तो इस क्षेत्र को फिर पूरे तरीके से नाप तौल के, इसका एरिया नाप तौल करके, यहाँ पे कितने लोग हैं, किस एरिया में कितने लोग हैं, तो किस क्षेत्र से कितने लोगों को आना चाहिए, इन सभी का निर्धारण किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं परिसीमन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और परिसीमन के बारे में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, परिसीमन आयोग के बारे में भी देखेंगे। देखिए अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, असम में 14 लोकसभा क्षेत्र है और 126 विधानसभा क्षेत्र है। ये परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में चल रहा है। जब उस क्षेत्र का पूरे तरीके से परिसीमन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से इन क्षेत्रों में फिर चेंजेस आएगा, तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अभी हम लोग को देखना है कि परिसीमन आयोग क्या है, ठीक है। तो परिसीमन आयोग जो है ये अनुच्छेद 82 अनुच्छेद याद रखिएगा, इसके तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है। प्रत्येक जनगणना के बाद से संसद के द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करने के बाद से इसको इस आयोग को गठित किया जाता है। देखिए क्या होता है कि हम लोग इसका गठन कब करते हैं, जैसे कि जब जनसंख्या, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद के द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करने के बाद इसका गठन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे पहले होगी जनगणना की प्रक्रिया। उससे पता चल जाए कि इतने क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र एरिया में इतने लोग रहते हैं। अब उस हिसाब से इन सभी का जो जितना जिला प्रोवाइड है, जितना खंड प्रोवाइड है, उतने में सबको बांटा जाएगा।
बांटने के बाद से निर्धारित किया जाए कि हाँ इस जिले में इतने लोग हैं, इसमें इतने इतने, तो इनका प्रतिनिधित्व बराबर हो। ये परिसीमन आयोग को बनाने का महत्वपूर्ण यहाँ पे उद्देश्य यही है कि किसी क्षेत्र में भेदभाव ना हो, किसी की राजनीतिक प्रभाव बहुत ज्यादा ना हो, सबकी समान हो। ठीक है, इस तरीके से एक वोट एक राष्ट्र टाइप का कहानी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और निर्वाचन आयोग जो है इसमें सहायता करता है। अब इसमें क्या क्या, इसमें कौन कौन लोग रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहते हैं इसमें, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं, और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान करने के लिए ये जो परिसीमन आयोग बनाया गया है, और इसी के साथ ये भी है कि भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन हो, ताकि चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को दूसरों की अपेक्षा लाभ ना हो। मैं पहले बता चुका था, ये उद्देश्य से बनाया गया है परिसीमन आयोग को। एक फैक्ट है, देखिएगा 1952, 1962, 1972, 2002 इस अधिनियमों के आधार पर ही 4 बार अभी तक वर्ष बनाया गया है। ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो हो सकता है यहाँ से अगर प्रश्न आए तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। राज्य के सीएम कौन है? तो याद रखेंगे हिमंता बिस्व शर्मा। कब से? 2021 से। आगे देखिए अगला, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, AMR। ये रियल में क्या है? अभी हम लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ना। एंटीबायोटिक छोटे छोटे चीज़ों में, कुछ भी तबीयत खराब हो गया, दर्द कर रहा है, बुखार हो गया, तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ठीक है, ये चर्चे में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे WHO का यहाँ पे रिपोर्ट आया था, इसमें बताया गया है कि 2019 में ये जो एंटीबायोटिक है इसके कारण से बहुत सारे लोगों की उसमें यहाँ पे मृत्यु हो गई। और वो कितने लोग हैं? लगभग मतलब 5 लाख लोगों के आसपास है, 4.95 के आसपास है, तो हम लोग उसको 5 लाख मानते हैं। 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है ये एंटीबॉडीज जो सॉरी ये जो एंटीबायोटिक हम लोग जो दवा यूज करते हैं उसके कारण से। क्यों ऐसा हुआ है? देखिए क्यों हुआ है। यहाँ पे देखिए, जितने भी हम लोग, जब पहले बेसिक आपको समझाता हूँ व्यवहारिक तरीके से, जब हम लोगों को कुछ भी ऐसा छोटा सा प्रॉब्लम होता है जिसमें हम लोग को एंटीबायोटिक लेने की हम लोग को जो जानकारी है, तो हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम लोग बीमार रहते हैं ना, बीमार रहते हैं तो हमारे अंदर फंगल इन्फेक्शन, जीवाणु, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ हमारे शरीर को इफेक्ट करते रहते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बीमार पड़ जाते हैं। तो उसी चीज को मारने के लिए फिर हम लोग दवा खाते हैं ताकि हम लोग ठीक हो जाएं। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, जो हम लोग को प्रभावित कर रहा है, जो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको मारने के लिए जो हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं ना, कई बार क्या होता है कि ये उन्हीं के लिए ये प्रबलता के रूप में काम करता है, मतलब उनके एनर्जी के लिए काम करता है। शुरुआत में तो इनको इफेक्ट करता है तो ये थोड़े से यहाँ पे कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कई बार ऐसा एंटीबायोटिक लगातार हम लोग खाते रहने से क्या होता है, इनके अंदर भी एंटीबॉडी सुरक्षा इनके अंदर भी बन जाता है। और फिर जब हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, सॉरी ये एंटीबायोटिक जो दवाएं खाते हैं, उसके कारण से क्या होता है कि ये लोग और मजबूत होने लगते हैं धीरे धीरे करके। समझ रहे हैं? मतलब उस चीज का वो लोग भी उसको सुरक्षित वो बना लेते हैं, मतलब उससे अब उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दवाओं से। तो एक समय के बाद से हम वो लोग जो है, वो जो बैक्टीरिया है हमारे अंदर, उससे लगातार हम लोग फिर बीमार पड़ते ही रहते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होता। लगातार हम लोग उसका इलाज कराते रहते हैं, दवाई खाते हैं। अब ये क्या है, ये खुद में एक और बहुत ज्यादा मजबूत बैक्टीरिया बन गया है। समझ रहे हैं आप? जैसे हम लोग भी लगातार किसी चीज का हैबिट करते रहने से और अधिक मजबूत हो जाते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से ये भी है।
तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए फिर मानव उपचार अप्रभावी हो जाता है, प्लस संक्रमण लगातार जारी रहता है, प्लस दूसरों में भी फैल सकता है। और ये जो जो मैं अभी बताया, इसको रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले इस टाइप के सूक्ष्म जीवों को सुपर बग्स भी कहते हैं। तो ये जो सुपर बग्स वर्ड जो है ना, ये किस संदर्भ में यूज किया जाता है, तो याद रखेंगे एंटीबायोटिक्स के रूप में, ठीक है, या फिर ऐसे आएगा हिंदी में रोगाणुरोधी प्रतिरोध, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंटीबायोटिक्स। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि ये पेनिसिलिन है, ठीक है, और ये पोरिंस है, और ये टेट्रा साइक्लाइंस है, एमिनो ग्लैक्सिड्स, ठीक है। तो इस तरीके से साइंस का नाम है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आखिरी है बस, ये ओपन मार्केट सेल स्कीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये हम लोग लगातार एफसीआई जो हम लोग जानते हैं ना, एफसीआई के बारे में ये खास बातें हैं यहाँ पे। तो ये एफसीआई जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी का ये स्कीम है OMSS, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है, तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है, ये एफसीआई को तमिलनाडु और कर्नाटका, ये दो राज्य के लोग जो हैं, यहाँ पे सरकार जो है एफसीआई के खिलाफ मतलब थोड़ा सा उनसे एक उनकी आलोचना कर रही है लगातार। क्यों कर रही है, ये ओपन मार्केट सेल स्कीम के कारण से। ये है क्या, समझेंगे तब जाकर के हम लोग को ये समझ में आए कि इसके विरोध में क्यों है, ठीक है। देखिए एफसीआई खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने हेतु समय समय पर खुले बाजार को ई नीलामी के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक को बेचता है, ठीक है। OMSS का उद्देश्य भारतीय खाद्यान्न निगम के द्वारा धारित गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक का निपटान करना तथा खुले बाजार गेहूं के मूल्य को विनियमित करना है। मतलब हम लोग जानते हैं कि एफसीआई जो है, हम लोग लगातार जो कोटा में जाते हैं, अगर हर एक तरीके से हम लोग बोले कोटा, मतलब वो वाला कोटा नहीं, हम लोग चावल धान जो लेने के लिए जाते हैं हर एक गांव में, ठीक है, उचित मूल्य का दुकान इस टाइप से लिखा रहता है ना। हम लोग वहां जाते हैं राशन कार्ड से, फिर हम लोग जो वहां पे गेहूं चावल जो जो मिल रहा है सब लेते हैं, ठीक है। तो लेने के बाद से क्या होता है, पूरे गांव को बांट देने के बाद से उसमें से कुछ कुछ चीजें बच जाती हैं। तो चावल गेहूं उसमें से बच गया, तो वो जो चावल गेहूं मतलब अधिक मात्रा में बच जाता है, तो उसको क्या है वहीं पे रखे रहेंगे तो वो खराब होगा। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, कि हम लोग जहाँ पे जरूरत हो हम लोग उसको उस जगह पे उसको दे दें, उस जगह पे हम लोग उसको यूज कर लें, है ना। तो इसी उद्देश्य से अधिशेष हम लोग किसको बोलते हैं, मतलब जब हमारा काम हो गया, ठीक है, मतलब जैसे एक डब्बा है, उस डब्बे में अगर पूरा चावल भरना है तो ये चावल भर गया, उसके बाद से भी चावल कुछ बचा हुआ है, तो ये जो चावल है ये अधिशेष है, ठीक है। लास्ट बचा हुआ सारे काम करने के बाद से बचा हुआ चीज। तो ये जो है ना, ये जो बचा हुआ जो चावल और गेहूं है ना, इसी को बेचने के लिए ये स्कीम लाया गया है, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम, ठीक है, OMSS। अब इसको बेचना है, तो इसको बेचने के लिए क्या क्या किया जाता है, देखिए आगे हम लोग को इसको व्यवहारिक तरीके से, प्लस जो वर्ड्स इसमें यूज किए जा रहे हैं उसको भी ध्यान रखना है, तो बाद में हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। एफसीआई गेहूं की ओपन मार्केट सेल्स स्कीम OMSS के तहत नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि NCDEX, याद रखिएगा इसको, क्योंकि यही जो है ना ये प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ई नीलामी, इसका मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। जो एफसीआई है ना, एफसीआई जो है ये जो चावल धान जो अलग से एक्स्ट्रा बच गए हैं उनको बेचने के लिए क्या करता है, ऑनलाइन बेचता है। तो ऑनलाइन कहाँ बेचेगा, उसका प्लेटफॉर्म क्या है, तो उसका प्लेटफॉर्म जो है
NCDEX ये प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको याद रखना है। प्रश्न देखेंगे यहाँ से, आप देखिएगा प्रश्न किस टाइप से बनता है, खास करके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए। ठीक है, NCDEX भारत में एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो कि विभिन्न कृषि एवं अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए लॉन्च यहाँ पे मंच प्रदान किया करता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा FCI के बारे में, भारतीय खाद्य निगम, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखें इंग्लिश में इसको। देखिए, इसको एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है ये, जो कि भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत इसकी स्थापना की गई है। FCI खाद्य संबंधी कमी या संकट के समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को भी बनाए रखता है। FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूर्ण रूप से देश में खाद्यान्न वितरण हेतु उत्तरदायी है। FCI ई नीलामी भी आयोजित करता है, जो कि अधिशेष खाद्यान्न से निपटाने के तरीकों में से एक है। देखिए, हम लोग जब इस टाइप की चीज़ों को पढ़े नहीं रहते हैं ना, तो क्या होता है कि अब यहाँ से पूछ लेता है FCI ऑप्शन में ज़्यादातर। तो इस टाइप का मैं जिस लेवल का भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये UPSC PCS के लिए है। उसके अलावा बाकी जितने राज्यों के अंतर्गत जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये उस टाइप से प्रश्न नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, नॉर्मली पूछ सकता है कि किससे संबंधित है बस। लेकिन यहाँ पे जैसे पूछेगा, अगर एक ऑप्शन दे दे यहाँ से, कौन सा कथन सही है, FCI या फिर ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया कि यह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा इस कार्य को किया जाता है, या फिर मतलब इसके थ्रू ऑनलाइन बिक्री किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ई नीलामी है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि FCI ई नीलामी भी आयोजित करता है। ये वर्ड ऐसा वर्ड है कि आप हमेशा गलत करके आएंगे। ठीक है, क्यों? अगर आप इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं तो आप उस समय क्या करते हैं, हम लोग को नॉर्मली पता है कि हम लोग राशन कार्ड लेकर के चावल लेने जो जाते हैं, यहाँ तो कभी ई लाइन कुछ भी ऐसे ऑनलाइन तो कुछ दिखा ही नहीं। और दूसरा यहाँ पे बोला कि ई नीलामी, किस चीज का नीलामी करेगा? वो तो हम लोग को देने के लिए है, हम लोग व्यवहारिक तरीके से ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे तब हम लोग समझ में आएगा कि जो अधिशेष, जो एक्स्ट्रा बच गया ना, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बच गया गेहूं और चावल, उनको बेचने के लिए ये ऑनलाइन प्रक्रिया है FCI का। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये क्लियर हो गया है। और देखिए, अभी कुछ समय के बाद से जो हम लोग छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर का जो क्लास कर रहे हैं, वो भी बहुत लेट से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, उसका भी मैं पूरा प्रिपेयर करके रखा हूँ, थोड़ा सा समय के बाद से वो आएगा। ज़्यादा समय तो इधर ही लग गया था। ठीक है, तो देखिए वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करके बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि लगे कि हाँ आप लोगों को ये जो मेरा मेहनत है वो सही लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरीके का वीडियो डालूँ तुरंत आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।